आगे नितिन भाई ये बताइए कि जब आपने लोगों से शुरू में मिलना स्टार्ट किया होएगा, तो आपने जैसे अभी बताया कि बीच में डगमगा जाते हैं, इंसान घबरा जाता है, इमोशन है। कल भी मेरी यश भाई से बात हो रही थी, फीडिंग ट्रेंड के सीईओ हैं, और कल हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने भी बात हुई कि इस जर्नी के अंदर कोई आप क्या कहना चाहेंगे कि मेंटर मेंटर लेके चलना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान कभी डगमगाता भी है, कभी खुश भी होता है, कभी क्लूलेस भी होता है। तो कोई होना चाहिए सारा अर्ली डेज पे उसके पास कि जहाँ पे वो जाके ये इमोशंस शेयर कर सके और अपने आप को आगे रास्ता ढूंढ सके। देखिए, मैं तो सबसे यही कहूंगा कि चाहे बिजनेस कोई भी हो, आसान हो मुश्किल हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेंटोर होना जरूरी है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और कोई आदमी अपने आप में 100% परिपक्व नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। जैसे मेरे अंदर एक और कॉन्फिडेंस था कि मेरे को तो सब जानते हैं, मेरे लिए आसान है। तो वहां पे मेंटोर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सकता है कुछ चीज आपके माइंड में ना आ रही हो, दिखने में वो मामूली हो, और जब आप उनको सुने, किसी मेंटोर अगर आपको गाइड करता है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे पता था। अरे पता था, तुमने किया क्यों नहीं? वही मैं काम मेंटोर का होता है। सिर्फ आपको रोशनी दिखाना। राइट। चलना तो आप ही को है, बट रास्ते पे अंधेरा है, लाइट नहीं है, उस लाइट का काम वो मेंटोर करता है। बिल्कुल अर्ली मेरा स्टेज पे आपको हाथ पकड़ के चलाना, आपको रास्ता दिखाना, ये उनके काम आता है। आपने अभी बताया कि आपने आखिरी में जब सर्च किया कि ट्रस्ट के लिए, कि तो आपको फिर इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज दिखाई दी, जहाँ से भी आपको लगा कि ये फायदा हो सकता है। उसी के बारे में थोड़ा बात करें। आपने ये तो बताया कि स्टार्टअप आपने क्यों स्टार्ट किया, आप पर्सनल एक घटना घटी आपके साथ और आपको उससे भाई एक मिला कि ये प्रॉब्लम और भी लोग फेस कर सकते हैं। अच्छा, तो आप इंक्यूबेटेड है आपका स्टार्टअप ऑलरेडी, राइट? और किस क्या आपको कोई डिफिकल्टी या आप कुछ उसमें बताना चाहेगी, कोई अ, हादसा हुआ हो इंक्यूबेशन के टाइम, या फिर कोई मुश्किल आई हो कुछ, या फिर इजीली हो गया जब आपने सोचा कि इसको प्रोसेस को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो फिर ले चलते चलते हो ही गया आसानी से। देखिए, पहले मैं इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में बिल्कुल अनजान था। मुझे नहीं पता था कि इंक्यूबेशन सेंटर क्यों बनाए गए हैं, उनका क्या रोल है, कैसे इन तक पहुंचा जाएगा, क्या मदद इनसे मिलेगी, क्या वाकई में ये मेरी मदद करेंगे। मुझे लगता था कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ इकोसिस्टम में है ही नहीं। तो जब मैं स्टार्टअप इंडिया को मैंने अप्रोच किया, मेरा डीपीआईआईटी सर्टिफिकेट आ गया, तो मैं वेट करता था कि शायद कोई मुझे खुद से चल करके अप्रोच करेगा, क्योंकि मुझे चैनल नहीं पता था कि कहाँ से कैसे आगे बढ़ना है। जब 2-3 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया, तो पता लगा कि साहब ऐसे ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर आपको जाना पड़ेगा, और वहां से जब आप करोगे तभी कुछ होगा। तो मैंने नियरेस्ट अपने घर के पास कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स में ऑनलाइन अप्लाई किया, तो किसी एक इंक्यूबेशन सेंटर में मेरा हो गया। एनरोल होना कोई मुश्किल काम नहीं था उस वक्त। आज लेकिन हो गया है, जब एक इवैल्यूएशन की स्टेज होती है। बट साल 1.5 साल पहले इजी प्रोसेस था। अच्छा, उस वक्त मैं बिल्कुल अनजान था कि ये मुझे अब क्या मदद करेंगे, और ना मुझे ये पता था कि ये मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे सकते हैं। मुझे तो बस ये लगता था कि हाँ भाई, इनके साथ जुड़ने से मुझे एक रिकग्निशन मिल गया है, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये रिकग्निशन जिसको जो मैं ढूंढ रहा था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गवर्नमेंट एप्लीकेशन, तो मुझे ये लगता था कि चलो जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया, अब मेरा काम हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता लगा कि यार, ये काम आसान नहीं है। तो मैं और काम अपना मुश्किल कर दिया मैंने। मुश्किल इन द सेंस इसलिए कर दिया है कि आप पहली सीढ़ी तो चढ़ गए, इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर आप इनरोल हो गए, पहली सीढ़ी आप चढ़ गए। उसको आगे चलने के लिए आपको हर कदम पे इंक्यूबेशन सेंटर की मदद चाहिए। वो चाहे सरकारी पॉलिसीज का बेनिफिट लेना हो, या मार्केट में जा उतरने की बात हो, या कोई ट्रस्ट फैक्टर, या कोई सीनियर लेवल के एडवाइजर या मेंटोर से मिलने की बात हो। एक्स वाई जेड, वो हर कदम पे इंक्यूबेशन सेंटर की आपको मदद चाहिए। तो वहां मैंने ना थोड़ा सा एक लूप होल देखा हमारे इकोसिस्टम में, कि कहीं ना कहीं इंक्यूबेशन सेंटर इन चीजों को बड़ा लाइटली लेते हैं, और उस लाइटली के साथ में काफी सारे स्टार्टअप्स अपना कीमती वक्त जाया कर देते हैं। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि भाई आपको 2 साल तक ही इंक्यूबेट रहना है, उसके बाद आप इंक्यूबेट भी नहीं हो सकते, या शायद 3 साल है, ऐसा ही कुछ टाइम पीरियड है। तो जब धीरे धीरे करके टाइम बीतता जाता है, तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आप इंक्यूबेशन के लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि आपका वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त आप क्या करोगे? तो वो चिंता मुझे सताने लग गई।
और इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से इनरोल होने के बाद काफी सारी मुश्किलें हुई, काफी सारे हमारे मतभेद हुए। इंक्यूबेशन सेंटर से हम कुछ चाहते थे, कुछ नहीं करना चाहते थे। तो ऐसी कई चीजें हुई। जब धीरे धीरे मैं भी इकोसिस्टम को सीख गया, तो थैंकफुल टू द आर गवर्नमेंट पॉलिसीज कि अगर आपको एक इंक्यूबेशन सेंटर नहीं पसंद आता है तो आप इमीडिएटली दूसरे पे स्विच कर सकते हो। ये बड़ी एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी हमारी भारत सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की भी है। तो वहां से मैंने अपना इंक्यूबेशन सेंटर चेंज किया जब मुझे मदद नहीं मिल रही थी। दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर में जाने के बाद मुझे कोई इस तरह की परेशानी नहीं हुई, वहां पे सारी चीजें स्मूथ चल रही हैं। इंक्यूबेशन सेंटर के लिहाज से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो भी इंक्यूबेशन सेंटर सरकार बनाती है वो स्टार्टअप के लिए ही बनाती है, उनकी प्रोग्रेस के लिए बनाती है। तो अगर हम उन्हीं स्टार्टअप्स को अवॉइड करके या उनको ह्यूमिलेट करके या सिर्फ एक पर्सनल बेनिफिट के तौर पे या एक वर्ड, मेरे को एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, फेवरेटिज्म करके अगर हम स्टार्टअप्स के साथ पार्शियलिटी कुछ करेंगे तो ये इकोसिस्टम हमारा एक करप्शन की तरफ भी जा सकता है। राइट, राइट, बहुत ही अच्छा आपने एक सजेशन दिया है, क्योंकि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन काफ़ी मैटर करता है। और उनकी सारी जर्नी का सहारा, अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट हेल्प की बात की जाए तो वहीं से स्टार्ट होती है। और इस पे हमारा भी यही कॉमन विचार है कि थोड़ी गवर्नमेंट को ऑलरेडी रखते भी हैं उन पे एक मेरे ख्याल से आप इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट और इंक्यूबेशन मीट ज्यादा होनी चाहिए, कि गवर्नमेंट को उनसे भी सवाल पूछने चाहिए कि भाई कितने लोग हैं आप पे और उनको क्या फायदा हो रहा है और आगे कैसे निकल रहा है। तो आपने नितिन भाई अभी तक से कोई गवर्नमेंट स्कीम अवेल की है, सेंट्रल या स्टेट की, किसी की? अ, दिव्यांशु जी, मैंने स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम में अप्लाई किया किया था। और अनफॉर्चुनेटली इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से कुछ गलत चीजें करके मेरा वहां से रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया गया बिना मेरी नॉलेज के। क्योंकि मेरा वो स्कीम के अंदर अपने अपनी उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी, सीड फंड मार्केटिंग असिस्टेंस की स्कीम। वहां मैंने अप्लाई किया था। तो वो मेरा किसी कारण मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया, जिसका मैं पूरा पूरा श्रेय अपने इंक्यूबेशन सेंटर को दूंगा कि उनकी बदौलत मेरा वहां पे इंटरव्यू नहीं हो पाया। बट मैं उसको पॉजिटिव लेता हूँ कि शायद अगर वो घटना मेरे साथ ना होती तो आज मैं अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर में नहीं होता। आज की डेट में मैं IIM लखनऊ से इंक्यूबेटेड हूँ। अच्छा, अच्छा। तो शायद वेरी अगर नाइस। वो घटना मेरे साथ ना होती तो मैं आज IIM लखनऊ तक ना नहीं, पहुंचता। बिल्कुल, और एक चीज दूसरे से जुड़ी रहती है। कुछ अच्छा के लिए कुछ बुरा है, कुछ बुरे पे कुछ अच्छा है। बट ठीक है, आपने जैसा बताया कि कुछ स्थितियों के अंदर आपको मौका ही नहीं दिया गया कि आप उस स्कीम के लिए करते। बट आपके साथ और भी काफी सारे स्टार्टअप जुड़े होंगे, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप काफी टाइम से इसके साथ है, आपको कोई लगता है कि इन स्कीम्स को अवेल करने में स्टार्टअप्स को कोई देरी होती है, या फिर टाइम लगता ही लगता है? 60% स्टार्टअप्स को इन स्कीम के बारे में पता ही नहीं है। 60% स्टार्टअप। 60% स्टार्टअप्स को इन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है कि सरकार हमें, गवर्नमेंट हमें मंथली अलाउंस, सस्टेनेंस मनी, सीड फंड, निधि एसएस, सीड इंडिया फंड, ऐसी करके कुछ स्कीम्स भी हैं जहां से ग्रांट्स मिलती हैं। द ग्रांट्स which you do not have to pay back to the government, they are purely as a grants। तो उन लोगों को पता ही नहीं है। अभी एक इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पे इलाहाबाद के कुछ स्टार्टअप्स आए थे। DPIIT रजिस्टर्ड हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, MCA के सारे, RMC के MCA के सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं, ITR फाइल करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो। लेकिन आज तक उनको स्टार्टअप का यही नहीं पता कि सर्टिफिकेट लेने के बाद करना क्या है, कैसे ग्रांट्स अप्लाई करनी है, ग्रांट्स हैं भी तो कितनी हैं, कब खुलती हैं, कब एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, कब क्लोज होती हैं। तो दे आर हैविंग जीरो नॉलेज। तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारे इकोसिस्टम में। मैं गवर्नमेंट को इसके अंदर जरूर कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए, जगह जगह कैंप्स लगा करके अवेयरनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू। अब तो हमारा यूपी बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है इसके ऊपर, और बहुत सारी चीजें बदलाव आ चुकी हैं। तो उम्मीद करूंगा आगे और तेजी से बदलाव आए। बिल्कुल, बिल्कुल। कल भी हमारे पे इसी बात पे बात हो रही थी, तो हम सोच रहे थे कि पहले ही 5-7 साल पहले ऐसा बोला जाता था कि अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो बैंगलोर की तरफ भागता था, फिर दिल्ली मुंबई सेकंड ऑप्शन होते थे। बट अभी स्थितियां बदल रही हैं।
और यूपी, मुझे लगता है आज की डेट में अगर किसी को यूपी में स्टार्टअप है, कोई यूपी में कोई बच्चा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो सारी सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, अगर उसमें जज्बा है करने का। चीज़ें बदल गई हैं और काफ़ी अच्छे स्तर पर चल भी रही है काफ़ी। चाहे सिर्फ स्टार्टअप पॉलिसीज की बात नहीं है, एक ओवरऑल भी सिनेरियो देखा जाए, ईवी की पॉलिसीज हो गई, डाटा सेंटर्स की पॉलिसी हो गई, टूरिज्म की पॉलिसीज हो गई, जो चीज़ें एग्रीकल्चर में हो गई, जो चीज़ें सारी ओवरऑल स्टार्टअप्स को वो करती हैं। रोड पायलट जैसे रोड के ऊपर है, तो फिर हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट की पॉलिसीज हमारी स्टेट में काफ़ी अच्छी चल रही हैं और काफ़ी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको लेके। अच्छा, आपका आप क्या कहते हो नितिन भाई, क्योंकि आपने काफ़ी डीपली इसको एनालाइज किया है और आप के साथ पर्सनल एक इंसिडेंट भी घटा है। आप क्या कहना चाहते हैं कि आपका कोई सजेशन पॉलिसीज को लेके, स्टेट स्कीम्स या पॉलिसीज को लेके, कि कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए या फिर इसको कैसे और लोगों तक पहुंचाना चाहिए? ऑलरेडी आपने बताया कि काफी लोगों को इन पॉलिसीज के बारे में पता ही नहीं है और काफी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। आपकी मुलाकात हुई इलाहाबाद में, कैसे इंक्यूबेटर इज द राइट चैनल जहाँ से इसको प्रमोट करा जा सकता है, या फिर कैसे ये आम जनता तक मतलब पहुंचे? क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए साहब, सबसे पहले तो हमें जो भी स्टार्टअप आती है उसको एक चीज ये समझनी होगी कि जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर हैं वो उसी के लिए खुले हैं, ना कि स्टार्टअप बना है इंक्यूबेशन के लिए। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। राइट, फॉर एग्जांपल कॉलेजेस खुलते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स खुलते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कंपनीज खुलती हैं एम्प्लॉयज के लिए। राइट, इन द सेम सेंस इंक्यूबेशन सेंटर खुले हैं स्टार्टअप्स के लिए, ना कि स्टार्टअप बन रही है इंक्यूबेशन सेंटर के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक सोच का फर्क है हमारे देश की हमारे जो युवा लोग अभी स्टार्टअप के अंदर आ रहे हैं। तो जब ये सोच उनकी ये बदलती है ना कि ये इंक्यूबेशन सेंटर हमारे लिए खुला है, तो वहां से उनके अंदर एक विश्वास एक पैदा होता है कि वी हैव द राइट टू डिमांड मेंटोरशिप और इंक्यूबेशन सेंटर टू डिमांड असिस्टेंस। आप जाइए उनसे डिमांड करिए, यू रेज योर आस्क कि सर मुझे ये चाहिए, मैम आई नीड दिस, मैम आई नीड दैट। एंड जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको सामने से, इन द सेम सेंस भाई, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती है उसको, क्योंकि छोटे बच्चे की, नवजात शिशु की एक कोई भाषा नहीं होती है। वो जब रोना शुरू करता है तब उसको दूध मिलता है। और ये स्टार्टअप हूबहू उस नवजात शिशु की तरह हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं। और इंक्यूबेशन सेंटर, मेरे को एक किस्सा याद आ गया कि मुझे पहले नहीं पता था कि इंक्यूबेशन सेंटर होते क्या है। मैं एक दिन एक हॉस्पिटल में गया, मेरे एक फ्रेंड को बेबी हुआ था, तो मैंने वहां पे जाकर देखा कि भाई कहाँ है बेबी एंड उसकी मदर। तो वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था, इंक्यूबेशन डिपार्टमेंट। तो मैंने वहां नर्स से पूछा, मैंने कहा ये क्या? बोली सर ये कि इंक्यूबेशन डिवाइस, बच्चे को यहाँ पे इंक्यूबेट में रखा जाता है ताकि वो बाहर की आबो हवा के से मैच कर जाए, क्योंकि अभी तक वो वार्म के अंदर था, अब वो बाहरी दुनिया में आ गया है। तो इस इंक्यूबेशन सेंटर में हम उसको 48 घंटे 72 घंटे रखेंगे ताकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट कर सके अपने आप को। तो तब मुझे पता लगा कि इंक्यूबेशन सेंटर होते क्या है। बहुत 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 ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। अब हमारे लिए भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये, हमेशा याद रखने के लिए। ये जो स्टार्टअप्स है ना, ये हूबहू उस नवजात शिशु की तरह, दे आर सिमिलरली लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, जिसको इंक्यूबेशन सेंटर को इंक्यूबेट करना है। और गवर्नमेंट को, अगर जो सवाल आपने किया कि कैसे हम अवेयर करेंगे या कैसे इन लोगों तक पहुंचाएंगे, तो इन इंक्यूबेशन सेंटर के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा चैनल है ही नहीं। तो हमें चाहे हाँ या ना, हमें इन्हीं के थ्रू वो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। और एक जो गैप बहुत बड़ा मैंने फील किया, पता नहीं आपने किया या नहीं किया हो, हमारी सरकार और इंक्यूबेशन सेंटर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। वो गैप क्यों है, कैसे है, उसको भरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब तक वो गैप फिल नहीं होगा तब तक चीजें राइट टाइम और राइट पर्सन तक डिलीवर नहीं होंगी। उदाहरण के तौर पे, जैसे सरकार 15,000, हमारी यूपी सरकार 15,000 सस्टेनेंस मंथली अलाउंस देती है एक साल तक स्टार्टअप को। राइट, अब वो 15,000 अलाउंस कौन डिजर्व करता है? क्या आइडिएशन स्टेज की स्टार्टअप डिजर्व करती है, या प्रोटोटाइप पे जो काम कर रहा है वो डिजर्व करता है, या वो मार्केट में ट्रैक्शन कर रहा है क्या वो डिजर्व करता है, या जो स्केलिंग स्टेज पे वो डिजर्व करता है?
ये 4 स्टेज की स्टार्टअप जब होती है तो उनमें से किसी को यही नहीं पता होता कि मैं 15,000 के लिए अप्लाई करूं या मैं मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करूं। तो वहां पे एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आता है। अब फर्ज करिए कि मैं आइडिएशन स्टेज पे हूँ और मैं इंक्यूबेशन सेंटर में चला गया, और मेरी समय सीमा सिर्फ 3 साल की है इंक्यूबेशन सेंटर की। 1 साल आने जाने में वेस्ट हो गया। 1 साल तक किया, आप क्या कराएंगे कैसे कराएंगे। अब बचे हुए 2 साल में मैंने अप्लाई किया, तो वो होते 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 मेरा 1 साल तक मेरे को मार्केटिंग असिस्टेंट मिला। मेरे पास कितना बचा, 2 साल मेरे हो गए, मेरे पास सिर्फ 12 महीने बचे। तो उस 12 महीने में वो स्टार्टअप क्या, यहाँ पे एक बहुत बड़ा, यहाँ न्यू म्यूट, मेरे ख्याल से म्यूट हो गया नितिन भाई आपको। हाँ, मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है, बिल्कुल। वहां से चीजें ना काफी स्ट्रीमलाइंड हो सकती हैं जब हम इंक्यूबेशन सेंटर और सरकार के बीच की दूरियों को कम करते हैं। और इसमें जाहिर सी बात है, सरकार को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सरकार को ही आगे आगे, या तो इंक्यूबेशन के साथ एक ऐसा हेल्दी रिलेशन बनाना चाहिए जिससे स्टार्टअप्स को डायरेक्ट फायदा हो और डायरेक्ट डायरेक्शन मिलनी स्टार्ट हो। सही कहा आपने, बिल्कुल ही। अच्छा, तो एक